पशुओं का और इंसान का सबसे पुराना साथ है। अगर हिंदुस्तानी संस्कृति की बात करें तो हमारे तो देवी देवता भी बिना पशुओं, जानवरों या पक्षियों के कहीं नजर नहीं आते। बात हम किसान की करें तो पशुपालन किसान के लिए आय का सबसे बड़ा जरिया है, और अगर बात करें खेती में काम आने की तो उसमें भी पशु जो हैं वो किसान के सबसे बड़े साथी हैं। और इसी कारण हमारे किसान भाई अक्सर चिंतित रहते हैं अपने इन पशुओं के बारे में। उन्हें स्वस्थ कैसे रखें, उनकी नस्ल में सुधार कैसे हो, वो किस प्रकार से हमेशा खुश रहें और उनकी जो उत्पाद है वो हमेशा बढ़ते रहें। आप लोगों की, दर्शकों की बेहद मांग पर आज हमने पशुपालन में किस प्रकार से हमें बदलते जमाने के साथ पशुपालन को बढ़ाना है, इस पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान को बुलाया है। जी हां, और वो खास मेहमान है डॉक्टर धर्म सिंह मीना। जी हां, डॉक्टर धर्म सिंह मीना पशु चिकित्सक हैं, लेक्चरर हैं, एचओडी हैं, बहुत कुछ है। इनका अपना जनाधार है, अपने किसान हैं, अपनी जो इनसे बातचीत करते रहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी शिविर लगाते हैं। यहाँ तक कि कोरोना लॉकडाउन की बात करें तो इनका पशु प्रेम इतना अच्छा है कि जहाँ पर बाकी लोग, बाकी जो आदमी है, एक आम आदमी दूसरे आदमी का पेट भरने में लगा था, उस समय पर डॉक्टर धर्म सिंह मीना निकल गए थे उन पशुओं को भोजन देने के लिए, उन पशुओं को पोषण देने के लिए जिन्हें हम लॉकडाउन के कारण देख नहीं पाए थे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में, और हमारे टीवी पर बैठे सभी दर्शकों की तरफ से आपको प्यार भरा राम राम साहब। राम राम साहब। डॉक्टर साहब, पशुपालन सबसे पुराना व्यवसाय माना जाता है और किसान को सबसे बड़ी चिंता भी यही रहती है कि किस प्रकार से उनके जो पशु हैं वो स्वस्थ रहें और उनके जो उत्पाद हैं वो बढ़ोतरी उनको होती रहे। तो किस प्रकार से, मैं सबसे पहली शुरुआत इसी चीज से करना चाहूंगा कि किसान किस प्रकार से इस पशुपालन को, जो कि लगातार कम होता जा रहा है, हिंदुस्तान को गोपालों का देश कहा जाता है, परंतु उसके बावजूद गाय से और गोवंश से वो दूर होते जा रहे हैं, क्या कारण रहा? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा तहे दिल से कि आप वास्तव में जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं जय जय किसान, इसके बारे में मैं अपनी ओपनिंग टिप्पणी में कहूँगा कि ये जय जय किसान के साथ में जय जय जवान, और इन दोनों के बल पर ही हमारा स्वाभिमान जो है वो जिंदा है, स्वाभिमान। तो जय जय जवान, जय जय किसान, आप दोनों के बल पर जिंदा है देश का स्वाभिमान। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, आभार आपका जो कार्यक्रम है वो दिल को छूने वाला है, और ग्राउंड लेवल पर वास्तव में ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। तो मैं इस चैनल को, पूरे देश के किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप इस प्रकार के कार्यक्रमों को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि इन कार्यक्रमों के माध्यम से अवेयरनेस, आपको चीजें पता चलती हैं कि हमारे देश में हो क्या रहा है, एक्चुअल में कौन कौन सी योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं जिनका फायदा हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जी जी, वाकई में सही बात है। जब तक बहुत सारी सरकारें, हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे डिपार्टमेंट असल में किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, परंतु जब तक वो अंतिम यूजर तक, अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंच पाए, तब तक वो सारी योजनाएं असल में किसी काम की नहीं है, जब तक उन तक नहीं पहुंच पाए। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब, किस प्रकार से आप लोग, किस प्रकार से इस जागृति वाले काम को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं? मैं ये बताना चाहूँगा मेरे सभी आदरणीय सम्मानीय किसान भाइयों को और पशुपालक भाइयों को। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में हमने ये टर्म्स वैसे अलग अलग कर रखी हैं, बाकी ऐसा है नहीं। हमारा देश का जो किसान है वो पशुपालक भी है। ज्यादातर लोग जो किसान है वो पशुपालक तो है ही है, और ये बड़े सदियों से, बहुत लंबे समय से, जब तक मानव का प्रादुर्भाव हुआ है तभी से पशु भी उसके साथ ही, उसके कंधे से कंधा मिलाकर, उसकी आजीविका का साधन बन करके, उसके परिवार का सहारा बन करके, और मनुष्य जीवन जब से शुरू हुआ तब से ही इसकी शुरुआत हुई है। तो पशु को हम एक सिर्फ उत्पादन की इकाई नहीं देख करके, और अब समय ये आ गया है कि हम उससे उत्पादन तो लें, उससे उत्पादन लें, वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करें, लेकिन साथ साथ उसकी जो साइकोलॉजी है, उसका जो, उसके प्रति हमारा जो व्यवहार है, उसमें हमें बहुत सारा बदलाव करने की आवश्यकता है। अब मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूंगा कि देश की भारत सरकार से लेकर के अनेकों अनेक जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन सब ने इस महकमे पर बहुत ध्यान दिया है। इस सेक्टर को डेवलपमेंट करने पे सरकारें पूरा फोकस किए हुए हैं। जब हम बात करें हमारे भारत की सरकार की, तो भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लॉन्च की हैं जो किसान भाइयों को डायरेक्ट बेनिफिट भी दे रही हैं। इसी के साथ साथ नेशनल लेवल के इतने सारे संस्थान, इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं। आपको बता करके मैं खुश होऊंगा और हमारे किसान भाई भी इसको जान करके खुश होंगे कि भारत के लगभग सभी बड़े राज्यों में पशुपालन की या पशु चिकित्सा के
अलग से विश्वविद्यालय हैं जी। जो पहले से कृषि विश्वविद्यालय के साथ काम कर रहे थे, जो पहले पशु चिकित्सा के कॉलेजेस थे वो सब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंडर में काम कर रहे थे जी। भारत सरकार ने अलग से, आप सब लोग जानते हैं कि इसी सरकार में इसका अलग से महकमा बना है, अलग से पशुपालन का कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार में है, दो स्टेट मिनिस्टर्स हैं। और आपको यह भी बता करके मैं बहुत खुश होऊंगा कि आने वाले समय में कृषि में हमारे यहाँ जो है ना संभावनाएं अब उतनी ज्यादा डेवलपमेंट की नहीं रही हैं। हम इतनी इस कैपेसिटी पे पहुंच गए हैं कि हम बहुत ज्यादा खाद और बीज ऐसे यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं जो किसानों को मतलब उसके उत्पादन जो है जो उपभोक्ता को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमारे क्षेत्र में पशुपालन में संभावनाएं अपार हैं जी। हम यूं कह सकते हैं कि स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं। इस क्षेत्र में काम करने की इतनी आवश्यकता है और हमारा किसान, आप सबने देखा होगा विशेष तौर से जब हम राजस्थान प्रदेश की बात करें तो हमारा प्रदेश का किसान कभी या पशुपालक कभी आत्महत्या नहीं करता है जी। उसका मेन कारण, मुख्य कारण यह है कि हमारा प्रदेश में पशुपालन, खेती के साथ साथ पशुपालन विशेष वो है जी। हाँ, उससे उसकी आय जो है वो लगातार चलती रहती है और उसमें कहीं कोई समय भी नहीं आता। कोई बहुत बड़ी बात भी। आपने पेस्टिसाइड की बात की सर, अक्सर जब भी जैविक खेती की हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप गाय पालिए और गाय एक जो है वो आपकी खेती को जैविक कर देगी, परंतु इसके उलट मैं आपसे दूसरी चीज पूछना चाहता हूं कि हम पशुओं के बारे में क्यों नहीं सोचते कि उन्हें हम कुछ जैविक चारा खिलाएं जिससे कि उनसे जो दूध प्राप्त हो वो भी जैविक प्राप्त हो। किस प्रकार से किया जा सकता है सर ये? आपकी चिंता वाजिब है। इस पे हमारे जो साइंटिस्ट हैं पूरे भारतवर्ष में इस पे प्रतिक्रिया बहुत तेजी से आ रही है। लोग इसमें साइंटिस्ट काम करना शुरू हो गए। आपको हम राजस्थान के बारे में बताते हैं। हमारा जो राजस्थान का पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है बीकानेर में, उसके 3 कॉलेजेज हैं, उदयपुर में है, बीकानेर में है, जयपुर में है, और बाकी हमारे जो फार्म है एनिमल्स के, वहाँ सबने हमने हमारे जितने फार्म है उनमें सब में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करवा लिया है जी। विश्वविद्यालय ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड प्रोडक्ट देने लग गया है और भारत सरकार ने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे बहुत सारी योजनाएं भी शुरू कर दी हैं। किसान भाइयों को तो इस कार्यक्रम से माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको गंभीरता से लें जी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक उसमें बहुत सारा फर्क है। हम ये सोच के चलें कि हम जो प्रोडक्ट, जो उत्पादन हम कर रहे हैं वो किसी न किसी हमारे ही किसी भाई के बेटे को, उनके बच्चों को या उनको मिलेगा। तो इसलिए हम पैदा करते समय ये बिल्कुल नहीं सोचें कि मेरे खाने के लिए मैंने अलग उगा लिया है और जो हम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाल करके जो उत्पाद, चाहे वो पशुओं से रिलेटेड हो या फिर कृषि से, वो सब किसी न किसी के खाद्यान्न के रूप में काम आते हैं। इसलिए हमें ग्राउंड लेवल पर ये सोचना पड़ेगा, ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि चाहे हमें उत्पादन कम लेना पड़े लेकिन हमें ऑर्गेनिक उत्पादन लेना है। जब हम पशुपालन के बारे में बात करते हैं, इस पे ऑर्गेनिक उसको तब किया जा सकता है, टोटली ऑर्गेनिक जी। वैसे हमने आपको बताया कि हमने ये शुरू कर दिया है लेकिन अब इसमें इतना हमें किसान भाइयों से ये सहायता चाहिए, उनसे हमारा ये निवेदन है कि जब तक वो पशुओं का चारा या उनका उत्पाद या आदमियों को खाने के लिए जब तक वो उस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक जो प्रोडक्ट आएगा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ऑर्गेनिक कैसे, टोटल ऑर्गेनिक कैसे हो पाएगा? संतुलित पशु आहार पे हम लोग आएंगे, उससे पहले एक दर्शक है जो कि इस समय फोन लाइन पर मौजूद है, बात करना चाहते हैं आपसे। अभी सभी दर्शकों को हम बता दें कि पिछली बार से हमने हमारे कार्यक्रम में एक नया आप लोगों के लिए एक नया उपहार हम लेकर आए हैं, जिसमें जो भी हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करके हमारे विशेषज्ञ से बात करेंगे, उन्हें हम इतिहास मसाले का एक गिफ्ट पैक देंगे। हम एक गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुंचाएंगे उस एक प्रश्न को, जिस प्रश्न में जो कि सबसे अच्छा प्रश्न होगा, जो कि हमारे विशेषज्ञ ही हमारे जज होंगे आज के कार्यक्रम में, जो कि सबसे लास्ट में हमें बताएंगे कि सबसे अच्छा प्रश्न उन्हें कौन सा लगा। अच्छे की परिभाषा क्या है वो भी हम आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले कुचामन से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम सर, राम राम जी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है कि बाजार में बहुत सारे वो आते हैं संतुलित पशु आहार जी, लेकिन उनमें सबसे अच्छा कौन सा है ये हमें कैसे मालूम चलेगा कि भाई ये है जो अपने को पशुओं को देना चाहिए? जी, आप कुचामन से बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, बात वहीं आ गई जिसपे कि हम बात करने जा रहे थे। इनकी जो चिंता है वो यही है कि बहुत सारे पशु आहार, आज का जो मार्केटिंग का जमाना है उसमें हर व्यक्ति अपने पशु आहार को, हर कंपनी अपने पशु आहार को अच्छा बताती है। ये कैसे उसको जाने की कौन सा जो पशु आहार है वो संतुलित पशु आहार है? फूलचंद जी, शायद आपका नाम जितना मैं समझ पाया, आप कुचामन से बोल रहे हैं जी। आपने बहुत ही अच्छा, बहुत ही
अच्छा प्रश्न किया है जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको भी और आपके साथ जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये इतना महत्वपूर्ण है कि जब हम चर्चा करते हैं तो जब अगर पशुपालन को हम 4 भागों में बांटें तो इसमें एक मेजर जो भाग है वो ये है कि आप संतुलित आहार उसको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब आपका प्रश्न ये है कि संतुलित आहार का हम बाजार में कैसे मालूम करें कि वो संतुलित है या नहीं है। संतुलित आहार जो है वो हर किसी के लिए एक ही तरह का संतुलित आहार नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। ये एरिया स्पेसिफिक है, इस पे भी भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, हमारा विश्वविद्यालय भी काम कर रहा है कि आपके जिस एरिया में जो प्रोडक्शन होता है फसल का, जी। आपकी जो सॉइल है, आपकी मिट्टी है, उसमें कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से हैं जिनकी आपके यहाँ कमी है और किस किस की प्रचुर मात्रा में है, उससे जो फसल पैदा होती है, उससे जो चारा बनता है, उसमें किस तत्व की कमी है, किस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, उसको एनालाइज किया जाता है। इसकी मैपिंग का काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कर लिया है। ये इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसको हम एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर के नाम से भी उसको जानते हैं। तो संतुलित आहार के साथ साथ में मिनरल मिक्सचर भी उनको देना होता है जिसका। रहा संतुलित आहार की बात, तो संतुलित आहार का अलग अलग एरिया वाइज जो जो प्रोडक्शन वहां होता है, मान लो किसी एरिया में मक्का डाली जाती है तो उसकी प्रोटीन के लिए मक्का डाल सकते हो, आपके यहाँ बाजरा होता है बाजरा डाल सकते हो। इसके लिए हमारे मैं इनको कुचामन वाले भाई को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय के प्रत्येक जिले में पशु चिकित्सा के VUTRC वेटनरी यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर्स खुले हुए हैं। जी आपके यहाँ भी सेंटर है, तो आपके पास में आसपास के एरिया में जहां भी है वहां इस पे ट्रेनिंग भी दी जाती है और वहां का जो साइंटिस्ट है हमारे वो ये बताते हैं कि इस एरिया के लिए कौन सा संतुलित आहार बनेगा। जी संतुलित आहार आपको बाजार से बिल्कुल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी कंपनी को हम रिकमेंड नहीं करते। आप अपने घर पर आपके पास में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनसे आप अपने पशु के लिए संतुलित आहार बना सकते हैं। बस ये है कि वो एरिया स्पेसिफिक है, आपको जाना पड़ेगा, वहां जाके वैज्ञानिकों के साथ बात करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा मैं इस एरिया का रहने वाला हूं, मेरे पास ये चीज उपलब्ध है। हम आपको बताएंगे उसमें कितना प्रोटीन होना चाहिए, उसमें कितना फैट होना चाहिए, कितना उसमें नमक मिलाना चाहिए, कितना और दूसरा मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। ये सभी के लिए अलग अलग है। इसलिए किसान भाइयों को मेरा ये कहना है कि आप जहां भी हैं आपके एरिया में कोई न कोई पशुपालन की संस्था जरूर होगी, राजस्थान सरकार की होगी या कोई विश्वविद्यालय का होगा या कोई वेटनरी कॉलेज होगा या कोई भारत सरकार के अन्य संस्थान जरूर होंगे। वहां सब जगह ये सुविधा उपलब्ध है। आप कृपया वहां जाएं और इस बारे में जरूर से जरूर बात करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जी संतुलित आहार। डॉक्टर साहब, मान लिया कि हमें नहीं लेना चाहिए, परंतु उसके बावजूद भी कई बार जरूरत पड़ जाती है कि बाजार में जाकर लेकर आने की, तो कौन कौन सी सावधानियां हैं, क्या क्या पैकेट पर लिखा होता है, कोई निशान, किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन जो कि पशु आहार को देके, क्योंकि कई तरह की कंपनियां आती है, किसान भोला होता है, समझ नहीं पाता, वो जिसका ज्यादा प्रचार होता है उसी को जाके मांग लेता है, या कई बार दुकान वाला जो कहता है उसी को लेकर आ जाता है। इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि मान लो हर किसान या छोटा किसान अपने घर पर या ज्यादा बड़ी कोई आपकी डेयरी है, आप इतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है, पुनः मेरा तो यही आग्रह है कि आपका अगर कोई डेयरी बड़ी है तो आपको तो वहां प्लांट लगाना चाहिए, उसके लिए आपको किसी पर आधारित होना ही नहीं चाहिए। फिर भी हम अगर बाजार से लेते हैं तो हमें ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उसकी VIS है, ISI मार्का जो है उस पर ध्यान दें, उसमें क्या क्या कंटेंट हैं। वो आजकल तो आप अगर कहीं जा भी नहीं पाते हैं तो नेट पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप नेट पर देख सकते हो कि संतुलित पशु आहार में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। फिर आप उसका जो पैकेट है आप जो ले रहे हैं उस पर क्या क्या लिखा हुआ है। दूसरा, इसके बाद भी आप उस पर अगर विश्वास नहीं करते हैं तो लेबोरेटरी की व्यवस्थाएं हैं सब जगह। आप चाहें तो कहीं न कहीं कोई जो जागरूक किसान है वो सबको करने की आवश्यकता नहीं है, ये संभव भी नहीं है किसानों के लिए, पर कोई क्योंकि आजकल के बड़े नवयुवक किसान है, जो पढ़े लिखे किसान हैं, वो बहुत सारे किसान ऐसे हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जो IIT कर करके किसानी में आ रहे हैं या पशुपालन में आ रहे हैं। तो उन लोगों को लिए मेरा आग्रह है कि उनको कम से कम इन चीजों पर विश्वास नहीं करके वो लेबोरेटरी में जाएं और उसका वहां जांच भी करवा लें कि क्या जो कंपनी पशु आहार दे रही है ये संतुलित जिसमें जो लिखा हुआ है या एज इट इज इतना है क्या उसमें। वैसे हमारे यहाँ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है या RCDF है, उसके पशु आहार आते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं राजस्थान के जो विशेष तौर से हैं, वो RCDF के अलग अलग जगह प्लांट भी लगे हुए हैं, सब जगह उपलब्ध भी हैं। आप चाहें तो वो मैं आपको वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। जी धर्म सिंह जी, बिहार से विकास कुमार इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे रूबरू होना चाहते हैं। जी नमस्कार विकास जी।
लगता है संपर्क टूट गया है। ठीक है, आप दोबारा प्रयास कीजिए, दोबारा हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि पशु आहार की बात हो रही है और इसके बाद हमें बहुत सारे पॉइंट कवर करने हैं। एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाहूंगा, आजकल पशु आहार में कई तरह के प्राकृतिक पशु आहार भी हैं जो कि कई बार नेट पे नजर आते हैं और बहुत प्रसिद्ध भी हो रहे हैं, जैसे अजोला करके एक पशु आहार है, ये क्या चीज है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? अजोला या दो पशु आहारों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो जिसको हम देसी भाषा में सेंजना या मोरिंगा, ड्रमस्टिक मोरिंगा कहते हैं, एक वो और एक ये आपका अजोला जी। ये दोनों सस्ते, हर जगह उपलब्ध ऐसे पशु आहार हैं जो जिनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये जानवर के लिए वरदान है अपने आप में। इसलिए किसान भाइयों से मेरा पुनः अनुरोध है कि आपके पास जितनी भी जमीन है, जहां भी है, आप पशुपालन अगर करते हैं तो उसके साथ साथ आपको पेड़ पौधे तो लगाने ही लगाने, लेकिन पेड़ पौधे भी ऐसे आप लगाओ, या तो फलदार लगाओ या फिर ऐसे लगाओ जो पशुओं के काम आते हों। इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है। मोरिंगा जो है वो हमें बहुत ही अच्छा एक पशु आहार है। उसको आप किसी भी जानवर को, विशेष तौर से बकरियों के लिए, भेड़ों के लिए, बकरियों के लिए, आप बड़े जानवर को, आप गाय को, भैंस को दे सकते हो। और अजोला आप अपने बहुत छोटे से उसमें क्यारी में भी आप अजोला उगा सकते हो। और अजोला में बहुत ही प्रोटीन होता है, जानवर उसको शौक से खाता भी है और उससे बहुत अच्छी ना आपका जो कंसंट्रेट देते हैं, जो हम दाना जिस तरह से जानवर को देते हैं, उस दाने की काफी बचत की जा सकती है। आप जी अजोला देकर। चलिए, जयपुर से महेंद्र इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बात करना चाहते हैं। जी नमस्कार महेंद्र जी। राम राम साहब। जी राम राम साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, महेंद्र बोल रहा हूँ जयपुर से। जी महेंद्र जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैंने 2 गाय पाल रखी है जी। एक तो है देसी जी और एक है होलिस्टर जी। ठीक है सर। तो सर कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे जो देसी गाय है उसका दूध तो क्या है कम बेसी होता रहता है जी, के टेस्ट में भी, टेस्ट तो क्या है उसका सेम रहता है। ठीक है। और जो होलिस्टर गाय है उसका दूध है जो कम बेसी होता है, सेम रहता है, कम बेसी नहीं होता। उसके टेस्ट में भी क्या है कि फर्क आता है जी। क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं सर? अगर आप चाहें तो जवाब दें। जी महेंद्र जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, अगर आप अभी जुड़े हुए हैं तो। आपके पास देसी में कौन सी, आप बता सकते हैं कौन सी नस्ल की गाय है? सुन पा रहे हैं महेंद्र जी? जी सर। जी देशी में कौन सी गाय है आपके पास? देशी गाय कौन सी वाली है? जी सर, देशी गाय कौन सी वाली है, नस्ल बता सकते हैं? सर नस्ल का तो नहीं है, बाकी देसी गाय है, सफेद वाली जो गाय आती है। हाँ जी, मतलब देसी गाय है, उन्हें इतना पता है। जी कोई बात नहीं, ठीक है, बताते धर्म सिंह जी। आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही उपयोगी है और आपने तो ये भी उपयोगिता सिद्ध कर दी। इस प्रश्न से ये भी होता है कि आप 2 जानवर रख रहे हैं, एक देसी है और एक संकर है जी, क्रॉस ब्रीड है। अब हम इस पे चर्चा करेंगे, इस पे चर्चा करना अति आवश्यक है जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में लगभग 40 ऐसी ब्रीड हैं, नस्ल हैं गाय की जो रजिस्टर्ड, जो हमारी देसी ब्रीड है जी। और लगभग 13 ब्रीड है वो भैंस की है, हमारे देश की देसी ब्रीड है। और हमारे जो ब्रीड हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट प्रकृति की हैं जी, बहुत ही अच्छा दूध देने वाली भी हैं। इसके साथ साथ में वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उनमें है जी। और देसी नस्ल के जो गुण हैं, अब हमारे साथ जो समस्या हो रही है वो ये हो रही है कि हमारे यहाँ जो जानवर है वो अभी देसी, पूरी तरह से देसी नहीं है जी। वो जानवर को क्या है, हमारे यहाँ जो क्रॉस ब्रीडिंग की स्कीम जो आई थी या जो योजना चली थी, आपको मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ा ये भी बताना चाहूंगा पशुपालक भाइयों को कि हम 1970 में हमारे यहाँ ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट चला था जी। हमारे यहाँ दूध की विशेष कमी थी, तो उस समय डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा भारत के जो प्रधानमंत्री जिनका वो बड़े आदर के साथ में नाम लिया जाता है, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ये सोच थी। तो उन्होंने इस तरह की एक योजना कुरियन साहब ने प्रस्तुत की और वो अपने आप में एक वरदान सिद्ध हुई, श्वेत क्रांति जिसको कहते हैं। तो उस समय से हमारे यहाँ दूध का जो प्रोडक्शन था उसको हमें बढ़ाना था
क्योंकि आप सब में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि हमारे यहाँ दूध की कमी थी, तो इसकी पाउडर आता था बाहर विदेशों से, अमेरिका से पाउडर आता था जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी बिल्कुल। हम लोग सारे परेशान थे, देश आजाद हुआ था, लंबा समय ज्यादा हुआ नहीं था, तो उस समय से ये योजना चली। तो हमें लगता था कि हमारे देश में दूध का उत्पादन को बहुत तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि हमारी जो ब्रीड है, हमारे यहाँ की जो देसी ब्रीड हैं, उनका उत्पादन इतना ज्यादा नहीं है, तो हमने दूसरे देशों की ब्रीडों से या तो क्रॉस कराया या वहां की उनको इंट्रोड्यूस किया लाकर, बाहर से विदेशी ब्रीड लाए, हमारे जानवर के साथ भी क्रॉस कराया और उनको भी पालना शुरू किया। तो हमारा दूध का उत्पादन तो बहुत ज्यादा बढ़ गया और आज हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पैदा करते हैं। आपको सबको जान करके खुशी होगी। बिल्कुल, ये हम अभी से नहीं कर रहे, हम लंबे समय से नंबर 1 पर हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही एक विशेष चीज है जिसपे हमारा फोकस नहीं है, वो ये है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा जानवर भी रखते हैं। हमारे जानवर का जो उत्पादन है वो दुनिया के एवरेज से बहुत कम है। और ये आपने जो अभी जो पूछा प्रश्न, उसका उत्तर ये है कि हमारी जो ब्रीड है, हमारी जो देसी ब्रीड है, वो उन जानवरों के साथ क्रॉस होकर के वो ब्रीडें कुछ ऐसी हो गई हैं कि वो इतना ज्यादा उसमें हो गया कि वो अंडरस्क्रिप्ट टाइप हो गई हैं, उनकी कोई किस्म ही नहीं रही है। तो वो न तो वो देसी रही और न वो विदेशी, उनमें विदेशी ब्लड इतना ज्यादा रहा, तो उनका उत्पादन इतना कम हो गया। एक दर्शक हो रहे हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं, दोनों का साथ साथ जवाब देंगे। अविनाश पांडे हैं जो कि उड़ीसा से इस समय बात करना चाह रहे हैं आपसे। जी नमस्कार अविनाश जी। आशुतोष जी। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी। हम एक सोसाइटी खोले हैं, राष्ट्रीय डेयरी योजना में हमारी कुछ फायदा हुई है जी। और इधर एक गंजाम में एक प्रॉब्लम है, अभी लोन लेके फिर के सार गंजाम से जी एक लोन अप्लाई करने के लिए हमारे सोसाइटी में जो VS द्वारा प्लानिंग किया है। आप लोन के बारे में जानना चाहते हैं कि लोन कैसे लिया जाए? हाँ नहीं लोन, हाँ ऐसे लोन। जी बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देंगे धर्म सिंह जी। विकास कुमार भी उड़ीसा से, बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनका प्रश्न भी ले लेते हैं, फिर 2-3 सवालों का जवाब धर्म सिंह जी एक साथ देंगे। जी विकास नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? विकास जी सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? तो अपने टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दीजिए और सीधा हमसे बात कीजिए। चलिए, विकास जी तक शायद हमारी बात नहीं पहुंच पाली। सुरेश कुमार जालोर से हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनका प्रश्न भी ले लेते हैं। नमस्कार सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पे। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी सर नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहता हूँ, जो जैसे हमारे मारवाड़ के अंदर ये जैसे बकरियां होती है, भेड़ें होती है, इसमें जो कई बार ज्यादातर बीमार होने की वजह से जो है कीड़े पड़ जाते हैं, इसके लिए सर ज्यादातर लोग डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, लेकिन वो इलाज करवाते हैं, लेकिन कोई मतलब निदान नहीं मिलता। इसके लिए सर क्या कोई दवाई के लिए? डॉक्टर साहब, सुरेश जी, पहले सुरेश जी का जवाब दीजिए। जी आप एक बार वापस से बताएंगे क्या? सुरेश जी एक बार प्रश्न दोबारा से अपना रिपीट कीजिए, क्योंकि आप थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा अपनी बुलंद आवाज में बात कीजिए। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे मारवाड़ के अंदर बकरियां और ये भेड़ें ज्यादा पाली जाती है, तो ये कई बार बीमार हो जाती है, कई बार खाने पीने से भी बीमार हो जाती है, कीड़े हो जाते हैं शरीर में, और कई बार बकरियां जो है इसकी डेथ भी हो जाती है। तो इसके लिए सर कई डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, लेकिन कोई खास इलाज नहीं बैठ पाता। इसके लिए सर ऐसी कोई सीधी साधारण कोई दवा कहती है? जी ये चाह रहे हैं कोई घरेलू इलाज कुछ ऐसा हो जिससे कि उनको हम संभाल सकें। सामान्य देखो विकास जी। जी सुरेश जी है जालो। सुरेश जी आपकी चिंता से मैं वाकिया रखता हूं, पर आपने क्लियर कट क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भेड़ पालन और बकरी पालन जो पश्चिमी राजस्थान का, जैसा आप बता रहे हैं, वो मुख्य व्यवसाय तो है ही पशुपालन के भाई रखते हैं। हमें इस पे 2-3 चीजों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात यह है कि हमें, चूंकि आपको पता है कि भेड़ और बकरी जो है वो नीचे, विशेष तौर से भेड़ जमीन में मुंह डाल करके, और वो बहुत मतलब घास खाती है, और वो तो उसके पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, पेट के कीड़ों की उनमें विशेष संभावना रहती है, बहुत जल्दी पेट में कीड़े हो जाते हैं। और पेट पे कीड़े होने का तात्पर्य आप समझते हैं कि आप जो भी चारा पानी देंगे
वो उतना ज़्यादा वो उपयोग में भी नहीं ले पाएंगे, उसकी स्वास्थ्य या उसकी हेल्थ ज़्यादा ठीक नहीं रहेगी, शरीर को नहीं लगेगा, और उसके साथ साथ बीमार होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा जो सीजनल बीमारियां हैं, क्योंकि आपने किसी एक बीमारी के बारे में नहीं पूछा है, तो मेरा आपको ये सलाह है कि आपको एक तो टीकाकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला तो आपको हर 3 महीने में कम से कम इनको पेट के कीड़ों की दवा देनी चाहिए। आप अगर जानते हो, ग्रामीण परिवेश में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम गर्मियों के समय में किसान भाई हमारे जो पेड़ है ना, जैसे नीम का पेड़ है, अरड़ू का पेड़ है, इसको काट करके जानवरों को खिलाया करते थे। आपको पता है कि नीम का पेड़ जो है वो अपने आप में एक डीवर्मर का काम करता है बहुत अच्छी तरह से। तो इसके पीछे जो किसान भाई थे पुराने जमाने में जो था, उनका ये था कि चूंकि दवाइयां तो होती नहीं थी, तो वो एक बार सीजन में 2 बार साल में उनको ऐसे पेड़ खिलाते थे, पत्ते खिलाते थे, जिससे पेट के कीड़ों का नाश हो जाता था। तो आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि भेड़ पालक और बकरी पालक भाई कम से कम साल में 2 बार, नहीं तो 3 महीने में या 3 महीने में 1 बार पेट के कीड़ों की दवाई पिलाएं। और उसके बाद में आपके आसपास कहीं न कहीं कोई न कोई संस्था जरूर होगी। राजस्थान, विशेष तौर से राजस्थान में पशुपालन विभाग की संस्थाएं हर 3 किलोमीटर पे, मुझे लगता है कहीं कहीं तो हर 1 किलोमीटर पे उपलब्ध हैं। या तो राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग का कोई हॉस्पिटल होगा, सब सेंटर होगा, डिस्पेंसरी होगी, या हमारे विश्वविद्यालय का कोई सेंटर होगा, या आसपास आपके यहाँ कॉलेज होगा, कोई न कोई आपको अवश्य मिलेगा। वहां जाकर के आप सीजनल जो टीकाकरण है ना, जैसे ईटी का टीका है इसमें, है ना, खुरपका मुंहपका का टीका है, इसके पॉक्स का टीका है, आप जो कह रहे हो कि इसके तड़ला लग जाता है ना, ये सारे टीके लगते हैं। तो आप बीमार टीकों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, का विशेष तौर से ध्यान रखें। जैसे आप छोटे बच्चे के टीकाकरण का ध्यान रखते हैं, वैसे अपने इनका भी करें। उड़ीसा से जो प्रश्न पूछा था आशुतोष, जिन्होंने पूछा था कि किस प्रकार से हम डेयरी पे लोन ले सकते हैं या गायों को खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। हालांकि हर स्टेट की अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है, परंतु फिर भी जितना सेंटर के बारे में आप बता सकते हैं और जितना राजस्थान के बारे में आप बता सकते हैं, मैं चाहूंगा आप बता दीजिए। मैं उड़ीसा से जो किसान भाई जिसने प्रश्न पूछा है उनको संबोधित करते हुए विशेष तौर से ये बताना चाहूंगा कि उड़ीसा स्टेट की भी कुछ योजनाएं हैं जो वहाँ का पशुपालन के लिए विशेष योजनाएं चला रखी हैं वहाँ से। इसी के साथ साथ भारत सरकार की डेयरी उद्यमता विकास योजना, जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे थे आशुतोष जी, उसके बारे में मैं विशेष तौर से बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की ये योजना बहुत ही उत्कृष्ट योजना है, और इस योजना में 25% सब्सिडी भी है ना, 25% सब्सिडी है, जिसको हम बैक एंडेड या टेल एंडेड सब्सिडी बोलते हैं। और जो अनुसूचित जाति जनजाति के किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, उनके लिए 33% तक सब्सिडी है इसमें जी। और इसमें आप अपना बड़े जानवर अगर रखते हैं तो 2 जानवर से लेकर के 10 जानवर तक के डेयरी लगा सकते हो। उसमें आपको 5 लाख रुपए का लोन जो है वो मिलेगा, और उसमें से 25% सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, विशेष तौर से आपको आपके आसपास का जो बैंक है, नेशनलाइज बैंक, कोई भी सरकारी बैंक है, वहां आपको संपर्क करना है। बैंक से आपका जो फार्म है, जो आप वहां जो एप्लीकेशन लगाएंगे, वो आपका नाबार्ड में चला जाता है, और नाबार्ड में जाने के बाद में वहां एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई आपको कितना लोन दिया जाना है, आपका क्या क्या है। लेकिन इसमें हमें विशेष चर्चा करने की आवश्यकता है कि मेरे जो किसान भाई ये सुन रहे हैं वो कहेंगे कि चलो आप टीवी पर बैठ करके बोल रहे हैं, पर ग्राउंड लेवल पे स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इसकी। मैं खुद भी इस बात को मानता हूं कि चूंकि मैं खुद किसान हूं, पशुपालक भी हूं, मुझे पता है कि ये योजना बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी जो है वो चिंताजनक है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपनी सरकारें, जो भी अपने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पे विशेष फोकस देने की आवश्यकता है। हमारा किसान वास्तव में गरीब है, इसलिए वो लोन लेना चाहता है, नहीं तो पशुधन ऋण तो लेकर वो अपनी आय बढ़ाएगा, आय डबल करने की बात कर रहे हैं, वो शायद इससे एक कदम आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, फोन लगातार घनघना रहे हैं, हमारी 3-4 लाइनें इस समय पर बिजी हैं, लोग रुके हुए हैं, परंतु हमारी भी कुछ कमर्शियल मजबूरियां हैं, जिसके कारण हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। आप सभी लोग ठीक इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम जय जय किसान।
सुजुकी एक्सेस 125 ये कम पीता है। अब इनको भी पता है सुजुकी एक्सेस 125 with PS6 टेक्नोलॉजी कम पीता है। सभी कंपनियों के नए ट्रैक्टरों के बारे में पूरी और सही जानकारी चाहिए, या फिर ट्रैक्टरों की आपस में तुलना करके उनमें से बेहतर चुनना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए ट्रैक्टर जंक्शन का मोबाइल ऐप। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जिन लोगों ने अपना टीवी सेट थोड़ा सा लेट ऑन किया है उन लोगों को हम बता दें कि आज हम चर्चा कर रहे हैं पशुपालन पर। जी हां, आपके साथी पशु जो कि आपके घर में रहते हैं, आपके घर के सदस्य की तरह रहते हैं, आप अक्सर उनके प्रति चिंतित रहते हैं। आज हर शंका का समाधान किया जाएगा। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको डायल करना है और हमारे साथ बैठे हुए एक्सपर्ट से सीधा संवाद करना है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रेम इस समय हमारे साथ प्रेमचंद कोटा से जुड़े हुए हैं। नमस्कार प्रेमचंद जी, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ, सुनता हूँ। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं प्रेमचंद जी? थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिए। कह रहा था जो अपने देश से अगले महीने ब्याई की हुआ जी, देश से अगले महीने ब्याई की, तो उसको अभी खुराक में क्या देना अपने को? भैंस ब्याई थी? हाँ जी, अगले महीने इनकी भैंस ब्याने वाली है, उन्हें क्या खुराक देना चाहिए? इससे मैं दूसरे तरीके से पूछ रहा हूं कि जब भी कोई गर्भावस्था में कोई जानवर होता है, पशु होता है, तो उसे किस प्रकार से ख्याल रखना चाहिए और उसे क्या खुराक देनी चाहिए? ये जो प्रश्न है इसका मैं उत्तर और पहले से देना चाहता हूं कि गर्भावस्था के शुरुआत से, जी है ना, जब हमारा पशु गर्भावस्था धारण करता है जी, तब से ही हमें विशेष उसके स्वास्थ्य की और उसके आहार की विशेष चिंता करने की आवश्यकता है। हमारे पशुपालक भाइयों में हमारे कुछ भ्रांतियां ऐसी हैं कि जब तक जानवर दूध देता है तब तक हम उसका विशेष ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल। और उसके बाद में जैसे ही दूध से टल जाता है तो हम मानते हैं कि अब ये जब ब्याएगा तब हमने इसकी केयर करनी है। बिल्कुल। तो इसको हम क्या है, जानवर को एक अलग ही तरह का यूं मानते हैं कि उसके बारे में ज्यादा चिंतित नहीं है। लेकिन अब समय, किसान भाइयों, अब समय बदल चुका है। जानवर अब बहुत कीमती हो गया है। पहले जानवर की कॉस्ट बहुत कम हुआ करती थी और खेती के साथ साथ पशुपालन एक सेकेंडरी उसके रूप में था, जिसमें हम पशु पालते थे और वो घर के काम के लिए थोड़ा बहुत दूध पैदा हो जाता और बाकी सब चलता रहता था, वो खेत में चर के आ जाता। लेकिन अब समय बदल गया है, वैज्ञानिक तरीके से खेती के साथ साथ वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जानवर महंगा होने के साथ साथ चारा, दाना और पानी की भी किल्लत है। जी तो इसलिए हमें अब वैज्ञानिक तरीके से करना है। वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप पशु का विशेष ध्यान ये रखें कि जैसे ही आपका पशु ज्ञापन हो या जैसे दूध से टले तो भी आपको उसको जो दाना हम बोलते हैं, जिसको कंसंट्रेट बोलते हैं, उसकी मात्रा आप कम कर सकते हो। आप अगर दुधारू पशु को 2.5 किलो दाना देते हैं तो उसको 1.25 किलो कर दें, 1 किलो पे कर दें। लेकिन उसका दाना एकदम विड्रॉ नहीं करें। उसके साथ साथ उसको भी हरा चारा जरूर दें, हरा चारा। इसके साथ साथ उसके पेट के कीड़ों की दवाई, ज्ञापन होने के कुछ दवाई ऐसी आती हैं जो अपना आप नहीं दें, अदरवाइज तो वो उसके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इसलिए पशु चिकित्सक की सलाह से पेट के कीड़ों की दवाई दें, उसको संतुलित आहार दें, उसको हरा चारा दें और उसकी उतनी ध्यान रखें जितना आप वो दूध देते समय रख रहे थे। अगर आपने इसका पूरा ध्यान रखा तो आपका पशु जब ब्याएगा तब एक तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो स्वस्थ होगा, अच्छा वजन वाला होगा और वो जल्दी ग्रोथ करेगा। इसके साथ साथ आपका जो पशु है वो दूध भी अच्छा देगा। अब हम क्या है, पशु जब ब्याने लगेगा, ब्याता है, उसके बाद तो खुराक देना शुरू करते हैं उसको। तो हम चाहते हैं कि इसका प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो वो अचानक से एकदम उसका चाहे हम कितना भी खिला लें उसको, इतना ज्यादा उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों अगर उत्पाद की बढ़ानी है तो हमें शुरू से उसका ध्यान रखना। किसान भाई का जो प्रश्न था, मैंने उनका प्रश्न था कि उनकी भैंस ब्याने वाली है या ब्या गई है, जैसे भी है, 1 महीने बाद ब्याने वाली है। हाँ, तो आपको मेरी सलाह है कि आप एक तो उसको संतुलित पशु आहार तो दें ही, इसके साथ साथ आप उसको नमक, जिसमें आप ज्यादा नहीं तो 50 ग्राम नमक डली वाला उसके दाने में डेली डालें और उसको मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम में उसको डेली दें, है ना। इसके साथ साथ संतुलित पशु आहार दें, कंसंट्रेट आपके यहाँ जो भी उपलब्ध है वो दें और उसका विशेष ध्यान रखें, है ना। तो आपका जो जानवर जब ब्याएगा तो अच्छा दूध भी देगा, उसका जो बच्चा पैदा होगा वो स्वस्थ भी होगा। और आपको कोई ऐसी समस्या लग रही हो तो आपको नजदीकी पशु चिकित्सालय या जो भी संस्था है उसमें संपर्क करने की आवश्यकता है। अजमेर से रविंद्र हैं, काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, काफी समय से वेटिंग पर इस समय। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्ते सर। क्या पूछना चाहते हैं रविंद्र जी?
सर एक पालतू पेट पाल रखा है हमने, डॉग, पोमेरियन डॉग है वो जी। तो मार्बल का फ्लोर है हमारे घर पे, तो शायद इस वजह से उसके पैर थोड़े मुड़ से गए हैं, तो उसका क्या कारण है, क्या सॉल्यूशन है उसका, अगर आप बता सके तो। जी बहुत मैं आपको डॉक्टर साहब यहाँ पर एक बात बता दूं कि इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसे किसान तो देखते ही, इसे आम आदमी भी इसे बहुत प्यार से देखते हैं, बड़ा मनोरंजक तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण है इसलिए देखते हैं। एक बच्चा है जो अपने पालतू कुत्ते के बारे में पूछना चाह रहा है कि उसके पाँव जो हैं वो टेढ़े होते जा रहे हैं। हाँ हाँ, क्या कारण हो सकता है? नहीं, अब इसका कारण तो वैसे आधा कारण तो जो प्रश्न करता है उसको खुद को ही पता है कि उसके घर की जो फर्श है वो पूरी तरह से पक्की है जी, तो इस वजह से वो कच्चे में जानवर नहीं रह पाता है। एक कारण तो ये एक कारण है। इसके साथ साथ दूसरा कारण ये भी है कि आपका जो डॉग है जी, उसको आपको हो सकता है उसमें कैल्शियम की कमी भी हो। कैल्शियम की कमी होने के बाद में पैर टेढ़े हो जाते हैं। आपको आवश्यकता यह है कि आपके यहाँ जो भी पशु चिकित्सालय है उसके पशु चिकित्सक से आप संपर्क करें, या हमसे भी कर सकते हो आप। हमारे विश्वविद्यालय की ऑनलाइन हम लोग फ्री में, टोल फ्री नंबर है हमारे यहाँ का, टोल फ्री नंबर पे आप कभी भी राजस्थान का या किसी भारत देश का कोई भी पशुपालक भाई किसी भी जानवर के बारे में वो टोल फ्री नंबर पे कभी भी बात कर सकता है। वो हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप उसके माध्यम से हमारे एक्सपर्ट से कभी भी बात कर सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय की चौपाल भी, हमारा जो फेसबुक पे लाइव प्रोग्राम चलता है एक महीने में 2 बार, बुधवार को, उसको भी मैं पशुपालक भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के जो फेसबुक का लाइव प्रोग्राम है चौपाल, उस पे भी विशेष तौर से बहुत अच्छी चर्चाएं होती हैं। देश के जाने माने वैज्ञानिक पशु चिकित्सक उसमें आते हैं, वो टॉपिक वाइज उस पर चर्चाएं होती है, वो जरूर देखें। हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी आपको सुविधाएं दी जा रही विशेष तौर से राजस्थान के किसानों के लिए, वो उसका फायदा उठाएं। हमारे लगभग राजस्थान के लगभग 17 जिलों में तो हमारी प्रेजेंस है ही, आसपास के जिलों के किसान भी उसमें उसका फायदा ले सकते हैं। और अब तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो ऑनलाइन है, काफी अच्छी हो गई है, टेलीफोन है, उसके सब माध्यम कुछ से भी available आप पूछ सकते हो। जी डॉक्टर साहब, करौली से एक और दर्शक है जो इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम साहब जी, पूछिए। सुनील जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जहाँ भी रहे खेती किसानी और किसानों के लिए काम करते रहे। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि धर्म सिंह जी हमारे यहाँ से ही, करौली डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले हैं, जस्ट पास के गांव के हैं। चलिए एक मिनट, धर्म सिंह जी आप पहचाने कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल पहचाना हूँ, ये पिंटू जी की आवाज है। ये भी हमारे बहुत अच्छे किसान वैज्ञानिक हैं ये। जी हाँ, इन्होंने हमारे क्षेत्र को नहीं, ये पूरे देश में जाने माने कृषि वैज्ञानिक हैं। पिंटू मीना जी, ये बिल्कुल मेरे गांव के पड़ोस के ही हैं। देखो मैं इनकी आवाज से मैं जानता हूं। हमारे कार्यक्रम के एक्सपर्ट आज दर्शक बन के फोन कर रहे हैं, ये वाकई में एक बहुत ही अच्छा मतलब माहौल है, बहुत अच्छी बात है। पिंटू जी खुद भी धरातल पे काफी काम करते हैं। जी पिंटू जी, और बताइए क्या पूछना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? धर्म सिंह जी आपके साथ हैं, पूछिए, सुन पा रहे हैं आपकी आवाज को। एक वैज्ञानिक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पे जो जुड़े हुए किसानों से, जब भी गांव जाते हैं लोगों से मिलना, बातें करना, उनसे पशुपालन से संबंधित बातें करना, वो बड़ी अच्छी बातें हैं। और आपका भी, मैं जब भी देखता हूँ आपका भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप एक जॉब को छोड़ के दूसरे अच्छी जगह जहाँ पैकेज मिल रहा था और किसानों के लिए काम करने के लिए आपने इस फील्ड को चुना है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्म सिंह सर को तो बार बार प्रणाम कि आप लोगों ने ना जाने कैसे हम जैसे लोगों को कितने लोग डॉक्टर बनाए, कितने लोग साइंटिस्ट बनाए हैं, तो वो आपका बहुत बड़ा एक योगदान है। तो मैं यही पूछना चाह रहा था सर से कि सर हमारे यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं कुक्कुट पालन पे यदि हम बात करें, तो कुक्कुट पालन में अभी मैं एक देख रहा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, बहुत सारे कृषि के ग्रुप हैं, तो निवाई से एक किसान का एक आया था, उसमें वो बता रहा है कि भाई छोटे से क्षेत्र में मैं कुक्कुट पालन करता हूँ और 30 से 35 हजार रुपए प्रत्येक महीने में कमा लेता हूँ। तो सर इस पे क्या हम लोगों को इसमें किस तरह से क्या क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, और क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं कि जिससे अच्छी इनकम किसानों को मिल सके लोकल में पशुपालन के साथ साथ, क्योंकि बिना पशुपालन के खेती करना संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पिंटू जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और किसान भाइयों को भी ये बताना चाहूंगा कि पिंटू जी वास्तव में ही धरातल पर रहकर के काम करने वाले कृषि वैज्ञानिक हैं, जो किसानों के पशुपालक भाइयों से बहुत दिल से, तहे दिल से जुड़े हुए हैं। आप किसान की बारीकी को जानते हैं और उसी के हिसाब से उनको उनका उपाय सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, खासकर इन्हीं सब्जेक्ट बहुत एक्टिव हैं और हमारे परम मित्र भी हैं। आपकी जो चिंता है वो वाजिब है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब
राजस्थान का किसान और विशेष तौर से पूरे देश, वैसे तो पूरे देश का नौजवान जो है वो नौजवान किसान बहुत ही जागरूक हो चुका है। आपको पिंटू जी, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हमारे ही क्षेत्र में आपके पास महुआ के आसपास है, लोग बकरी पालन का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म खुल गए हैं, सुअर पालन का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और राजस्थान में पोल्ट्री, जिसको आप कुक्कुट पालन की बात कर रहे हो, उस पर भी किसान भाई उसमें आ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि खेती के साथ साथ पशुपालन उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत बनने वाला है। जो कृषि पहले आजीविका का मुख्य स्रोत था, मुख्य संसाधन था, वो अब पशुपालन की तरह वो सेकेंडरी होने वाला है, और आने वाला समय पशुपालन उसका स्थान लेने वाला है। जैसे हम कहते थे भाई खेती हमारा मुख्य साधन है, एक ही गाड़ी के दो पहिए, खेती और पशुपालन, वो दोनों बराबर नहीं हुआ करते थे, पशुपालन को हम सेकेंडरी रखते थे। अब आने वाला समय यह है कि इस समय लगभग बराबर सा चल रहा है, दोनों पहिए बराबर चल रहे हैं। अब आने वाला जो समय होगा उसमें पशुपालन का पहिया आपका बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और ये भारत के जो किसान के लिए ये बहुत ही लाभदायक और बहुत ही मतलब ये भारत का भविष्य गर्व वाली बात है, आगे भविष्य के लिए मैं बताना चाहूंगा। आपने पूछा था कुक्कुट पालन से संबंधित क्वेश्चन। कुक्कुट पालन में बहुत सारी जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां अब काम कर रही हैं, वो किसान की रिस्क को भी वो कवर करती हैं। हमें एक बार इनिशियल फेज में, मैं नहीं कहता किसी एक कंपनी रिकमेंड नहीं करता, पर जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने पूरा जाल बिछा रखा है, वो किसान को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। वो एक दिन डे ओल्ड चिक, जिसको हम एक दिन का चूजा बोलते हैं, एक दिन का वो चूजा देती हैं, वो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सारा कंप्लीट वो बनवा देती हैं, वो आपसे बाईबैक करती, उसकी भी उनकी योजना है ना, जो वापस भी ले जाती हैं, दाना भी वही देती हैं, रिस्क भी वही कवर करती हैं, सिर्फ हमें अपना मेहनत करनी है। तो इस पे आधारित बहुत सारी कंपनियां हैं, आप उनको सोशल मीडिया पे भी देख सकते हो, हमसे भी आकर के संपर्क कर सकते हो, बता सकते हैं। हो सकता है इस चैनल के माध्यम से किसी एक कंपनी का नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, तो इस बारे में हम बात कर सकते हैं। आपको जब भी कभी आवश्यकता पड़े, हमारा विश्वविद्यालय को विशेष तौर से जयपुर के लिए एक पोल्ट्री का RKVY में प्रोजेक्ट मिला है बहुत बड़ा, उस पर हम राजस्थान का जो PGIVR जयपुर में कॉलेज है, वहाँ प्रोजेक्ट भारत सरकार का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में हमें प्रोजेक्ट मिला है, हम कुक्कुट पालन पर काम कर रहे हैं। किसी भी किसान भाई को अपना कोई कुक्कुट पालन का कोई खोलना है, आपको किसी ब्रीड के बारे में जानकारी लेनी है, उसके बारे में कोई प्रोजेक्ट बनवाना है, कोई भी जानकारी आपको लेनी है, आप अगर जयपुर के आसपास रहते हैं तो आप जयपुर में आकर के हमसे बात कर सकते हैं। आप अगर धौलपुर में रहते हैं तो हमारा धौलपुर में केंद्र है, हमारा राजस्थान के 17 जिलों में VUTRC जैसा मैंने पहले बताया था, वहाँ केंद्र है, वहाँ हमारे वैज्ञानिक है पशुपालन के, वो आपको हर तरह की जानकारी देने में सक्षम है। डॉक्टर साहब एक बार और बीच में रोकना चाहूंगा, एक और दर्शक इस समय काफी देर से हमारे साथ जुड़े, मनोज हमारे साथ जुड़े, उनका प्रश्न भी ले लेते हैं। समय वाकई बहुत कम बचा हुआ है, मेरे जितने प्रश्न थे वो सब इस समय रुके हुए हैं, दर्शकों के प्रश्न, परंतु मैं चाहता हूँ पहले दर्शकों के जवाब दें। जी मनोज जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं मनोज जी? मेरा प्रश्न ये है जी, तो मुझे मुर्रा नस्ल का कोई दूध से हटावा कटड़ा चाहिए, और डॉक्टर साहब मुझे अच्छा मार्गदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि बाजार से लूंगा तो सर बहुत महंगा मिलेगा। डॉक्टर साहब मुर्रा नस्ल का आपको सांड चाहिए? जी अच्छा जी सर। हाँ, आप कहाँ से फरमा रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं सर। तो आपका सर, आपके उत्तर प्रदेश में भैंस का, हिसार में आपका जो संस्थान है भैंस पालन का, वहाँ आप संपर्क करें, वहाँ आपको जो कटड़ा आप बोल रहे हैं मेल मुर्रा का वो, और मेरी आपको सलाह भी है कि आप छोटा बछड़ा लें, छोटा जो कटड़ा है वो लें, और उसको आप अपने आप तैयार करें घर पे, क्योंकि आप बड़ा लेंगे, तैयार किया लेंगे तो आपको पता ही है कि कितनी कीमत है ना। आपने नाम भी सुने होंगे, बहुत सारे तो इतने फेमस हैं कि मतलब उनके नाम है, बिल्कुल सही बात है, युवराज, तो वो युवराज, और उस पे नहीं जाकर के आप अच्छी किस्म का, अब इसमें विशेष तौर से आपको आवश्यकता ध्यान रखने की ये चीज है कि उसका जो संतति है उसके बारे में जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एक मेल जो है वो हजारों की संख्या में संतति उससे पैदा होगी, तो वो जो है ना उसका, क्योंकि आजकल AI का सिस्टम है, आप उससे डायरेक्ट सर्विस नहीं करा करके AI में अगर काम लेंगे, उसका जो वीर्य है उसको अगर AI के लिए काम लेंगे तो वो उससे बहुत सारे जानवर पैदा होंगे। तो इसलिए उसकी संतति को हमको देखना पड़ेगा कि उसके पीछे जो उसके पेरेंट्स थे, वो जो जिस माँ से पैदा हुआ था उसको कितना दूध उत्पादन था उसका, तो वो सब देख करके आपको ऐसा बछड़ा लेना है, उसको तैयार करके, जिससे आने वाले समय में आप जो उसको यूज लें,
ब्रीडिंग पर्पज, तो उस जो जानवर को लें वो बहुत अच्छा दूध उत्पादन भी करे और साथ में वो डिजीज रेजिस्टेंस भी रहे। तो ऐसा यह है। इसके साथ साथ आपको राजस्थान में भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। भरतपुर में इस पे काम हो रहा है। राजस्थान सरकार में भी, राजस्थान सरकार के केंद्र भी हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, अब मेरे भी कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने नस्ल सुधार की बात की, आपने कहा कि उत्पादन जो हमारे यहाँ जानवरों की संख्या है, दूध उत्पादन तो बढ़ा दिया। हम किस प्रकार से, जिस तरह से अभी ये जो प्रश्न था वो भी असल में नस्ल सुधार से ही संबंधित है, किस प्रकार से किसान भाई अपने आगे आने वाली संतति, मतलब जो जानवरों की जो अगली आगे आने वाली संतति है, उनकी नस्ल में सुधार कैसे कर सकते हैं? किसान भाइयों को मेरा हमेशा से ये आग्रह रहता है, और अब समय आ गया है कि हमारा मैं जब 2-3 स्टेट्स के किसानों के लिए विशेष तौर से यहाँ कहना चाहूंगा कि आप पंजाब के किसान को या हरियाणा के किसान को पशुपालन के क्षेत्र में भी आप वहाँ के पशुपालक को भी देखें, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। हमारे राजस्थान का किसान है, यूपी का, ईस्टर्न यूपी का किसान है, दूसरा महाराष्ट्र का किसान है, या मध्य प्रदेश का किसान है, या उड़ीसा का किसान है, उनको बहुत सारी सीख लेने की आवश्यकता है। किससे? हरियाणा से, वेस्टर्न यूपी से और पंजाब से। मेरा आपसे ये आग्रह है कि पशुपालन के क्षेत्र में हमें 3-4 चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो कारक है वो ये है कि हमें पशु की नस्ल पर विशेष ध्यान देना ही देना। अगर नस्ल अच्छी नहीं है पशु की, तो हम चाहे उसको कितना भी चारा खिलाएं, कितना भी उसको संतुलित आहार दें, कितना भी हम उसका टीकाकरण कराएं, कोई भी पूरा ध्यान रखें, लेकिन उसकी नस्ल अगर अच्छी नहीं है तो उसकी जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही दूध देगा वो। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य पशु को हमेशा से उत्पादन के लिए काम में लेता है। जी बिल्कुल, उसको उत्पादन के लिए पाला जाता है। अब ये जरूर है कि अब हमें, जैसा मैंने आग्रह किया था कि हमें उसके सेंटीमेंट्स का, उसका भी ध्यान हमें जरूर रखना है, उस पर अत्याचार नहीं हो, उसको हमें एक परिवार का सदस्य माने, इस पे ध्यान करें, लेकिन उस पर उत्पादन तो लेना ही लेना है। तो उत्पादन लेने के लिए पशुपालक भाइयों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप चाहे गाय की ब्रीड हो, चाहे भैंस की हो, चाहे बकरी की हो, चाहे ऊंट की हो, चाहे आप घोड़े की हो, आप जिस भी किस्म का जानवर पालना चाहते हैं उसकी सबसे पहले नस्ल पर ध्यान दें। अब नस्ल के लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा किसान भाइयों को कि आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में मैंने जैसा बताया था कि 40 से ज्यादा तो ऐसी ब्रीड हैं जो देश विदेश में फेमस है हमारी। कुछ ब्रीडों का, कुछ कैटल की जो गाय की ब्रीड है उनके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे साहिवाल है, राठी है, थारपारकर है, कांकरेज है। ये साहिवाल जो ब्रीड है हमारी, वो राठी है, थारपारकर है, पूरे विदेशों में आपने देखा होगा, ब्राजील में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में। हमारे जानवर यहाँ से ले जाए गए जानवर वहां बहुत अच्छा दूध दे रहे हैं। लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, विदेशों से लोग हमारे जानवरों को, हमारे पेड़ पौधों को, हमारी औषधियों को ले जा रहे हैं, और हम लोग किसी दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए पशुपालक भाइयों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारे जानवर, हमारे साथ इश्यू ये हो रहा है, जैसा मैंने बताया था कि हमारा 70% जानवर जो है वो प्योर ब्रीड नहीं रहा है, और हमारा किसान भाई ये नहीं जानता है कि ये ब्रीड वो देसी समझता है। इसलिए आवश्यकता ये है अब कि आप हमारी जो देसी ब्रीड है, वो देसी किस्म, उसको आप आइडेंटिफाई करो और उसको आप पालो, तो आप वो दूध अच्छी देगी। जैसे राठी है, राठी गाय का आप 10-12 लीटर का दूध, उससे कम तो है ही नहीं। एक बार रोकना चाहूंगा, एक दर्शक है हरियाणा से इस टाइम हमारा सतबीर सैनी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए। जी नमस्कार सतबीर जी। राम राम साहब जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, समय बहुत कम बचा है सतबीर जी। साहब जो हमारी भैंस है ब्याई थी, मतलब 2-3 महीने की उसकी कटड़ी है, उसके ना चुंडी में रात पड़ गई, पस बोलते हैं जिसको, पस पड़ गई है जी। उसके लिए कोई घरेलू उपाय बताए जी। डॉक्टर साहब बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि हमें अभी विजेता की घोषणा भी करनी है, जिसका प्रश्न सबसे अच्छा था, बहुत ही संक्षेप में। आपकी जो 2-3 महीने की कटड़ी है, उसके थुई पे जो कीड़े पड़ गए, सबसे पहले तो आप उसमें कीड़ों की दवाई जो आती है ना, या तो लाल दवा लगाएं, या कीड़ों की दवाई बाजार में मिलती है, वो लगा करके उसको पास के चिकित्सक को, आपके आसपास जो भी है उसे जरूर दिखाएं, क्योंकि ये मौसम ऐसा है, छोटा बच्चा है, वो मिट्टी में बैठता भी है, मिट्टी में रहेगा तो उसमें उस घाव बड़ा हो जाएगा और वो बड़ा हो सकता है। तो आपको तुरंत उसको पानी, साबुन के साथ पानी से साफ करके उसमें कीड़ों की दवाई लगानी चाहिए, और अगर संभव हो आसपास तो आपको पशु चिकित्सक को या कोई भी संस्था वहां हो तो उसको दिखाने की आवश्यकता है। एक और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्ते जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं मधु एब्रोल बोल रही हूँ गाजियाबाद से जी। मैंने 2 ना खरगोश पाले हैं, अभी 1 महीने के हैं
तो उनको अभी मतलब हम कैसे पालें, कैसे उनका ध्यान दें? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर। खरगोश पाले हैं उन्होंने, 1 महीना हुआ है अभी, क्या उन्हें खुराक दे सकते हैं, कैसे उनका ध्यान रख सकते हैं? मधु जी, आपने खरगोश सिर्फ 2 खरगोश पाले हैं जी? आप सुन पा रहे हैं या? हाँ जी सुन पा रहे हैं जी। 2 खरगोश पाले हैं या आपके ज्यादा, मतलब आप उसकी 2 खरगोश छोटे पाले, 1 2 खरगोश घर के लिए पाले, घर के लिए पाले। जी हाँ। हाँ, तो आपको विशेष तौर से खरगोश के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा जानवर है, बहुत ही सेंसिटिव भी है और बहुत प्यारा जानवर है। वो हमारे परिवार में बहुत जल्दी आसानी से घुल मिल जाता है, अकोमोडेट हो जाता है, घुल मिल जाता है। आपको विशेष तौर से ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपका जो किचन में आप जो चीजें यूज लेते हैं, जैसे आपकी सब्जियां हुई, फ्रूट्स हुआ, वो आपको दे सकते हैं। उसके साथ साथ खरगोश को घास से बहुत प्यार है, वो घास भी खाता है। तो अगर संभव हो तो आपको कहीं बाजार में मिलती हो या आपके यहाँ उपलब्ध हो, आप दे सकते हो, आप उसको उगा सकते हो। उसके लिए आप गेहूं की जो है गेहूं को बो सकते हो। गेहूं बोओगे तो उसकी जो गेहूं 15 दिन का जब हो जाता है तो उसको काट के उसको खिला सकते हो। आप मार्केट से जो सब्जी अपन खुद खाते हैं वो दे सकते हो, आप फ्रूट्स दे सकते हो, आप उसको दूध दे सकते हो। और समय समय पे उसको पेट के कीड़ों की दवाई देना नहीं भूलें आप जी। पेट के कीड़ों की दवाई दें और उसको जब कभी भी आवश्यकता हो, आपको कोई अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं आने से, आप टेलीफोन पर किसी भी चिकित्सक से बात कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर बहुत जगह हैं, उस पर आप हमसे भी बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। आजकल तो पेट केयर क्लिनिक्स भी बहुत हैं जो कि महानगरों में पाई जाती हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम अपने समाप्ति की तरफ है। अगर आपको कोई प्रश्न इनमें से, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कौन से प्रश्न को आप क्वेश्चन ऑफ द एपिसोड कहना चाहेंगे? कौन सा प्रश्न आप ये चाहेंगे कि जो सबसे अच्छा है, जिसे कि हम यहाँ पर उन्हें अवार्ड दे सकें? मुझे लगता है कि मैं हालांकि उसका पूरा समय के अभाव में पूरा जवाब नहीं दे पाया, पर जो एक किसान भाई ने पूछा था कि मेरे पास एक देसी गौवंश का जानवर है और एक क्रॉस ब्रेड है और उनके दूध उत्पादन में डिफरेंस है, वो क्यों है? एक तो ये कारण वो पूछा और मैं जब जवाब दे रहा था तो उसका पूरा नहीं, समय के अभाव हो सकता है नहीं हुआ हो। नहीं, बहुत सारे सवाल जो हैं वो अभी रह गए हैं हमारे पास। एक एपिसोड में मुझे नहीं लगता कि सारी बातें पूरी हो सकती है। जिस प्रकार से लोगों के फोन आए, वाकई में बहुत ही मतलब अच्छा था कि लोग फोन कर रहे थे। महेंद्र जी ने वो सवाल पूछा था हमसे, हम आपसे संपर्क करके आपका पता लेकर आपको आपका गिफ्ट हैम्पर भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपने ये प्रश्न हमसे पूछा और आपका प्रश्न सबसे अच्छा डॉक्टर साहब ने माना है। तो बिल्कुल आप लोग भी इसी प्रकार प्रश्न पूछते रहिए। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा प्रश्न मैं और पूछना चाहूंगा। पशु जनगणना एक शुरू हुई थी, उस पशु जनगणना के पीछे क्या कारण था और वो किस प्रकार से पशुपालकों के लिए लाभदायक है? हाँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये प्रश्न पहले पूछते तो मैं इसको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसको मानता। मैं ये गिफ्ट हैम्पर देने के लायक आपका प्रश्न भी है। पशुपालक भाई इस बात को जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो जनगणना है वो पशुओं की भी होती है, मनुष्यों की भी होती है। अब एक तो बेसिक जो डिफरेंस है उसमें यह है कि मनुष्यों की जो गणना है वो हर 10 साल में एक बार होती है और पशुओं की जो गणना है वो हर 5 साल में एक बार होती है। अब हर 5 साल में एक बार होती है और अभी हमारी 20वीं गणना हुई है, जिसमें जो है पशुओं की गणना, अब हमने इसको इस लेवल तक भी है कि ये इस बार लैपटॉप के या हम टैबलेट बोलते हैं जिसके, उसके माध्यम से किए कि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा हो। इसके पीछे जो हेतु है वो ये है कि हमारे अलग अलग पशुओं की हमें जानकारी होनी चाहिए, हमारे गांव से लेकर के, ढाणी से लेकर के और हमारे पूरे देश में जो हाईएस्ट लेवल है उस पर ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में कितने जानवर हैं, जिसमें से कितने गाय हैं, कितनी भैंस हैं, कितने डॉग हैं, अलग अलग तरह के कितने जानवर हैं। फिर उनमें भी कौन सी संकर ब्रीड की, संकर नस्ल की कितनी है, देसी नस्ल कितनी है, देसी नस्ल में फिर उसमें दुधारू कितने हैं, सूखे जानवर कितने हैं, भैंस की कौन कौन सी ब्रीड है, नस्ल कौन कौन सी है, किस नस्ल पे, इस लेवल तक हमारे यहाँ की जनसंख्या होती है। उससे हमारे, अब इसमें जो महत्वपूर्ण जो है इसके पीछे जो हेतु है वो ये है कि गणना के आधार पर ही हम योजनाएं बनाते हैं। हमारी जो प्लानिंग पॉलिसीज है वो तब बनेंगी पशुपालन पता होगा कि हाँ, कुल कितने, तो पशुओं के क्षेत्र में ये है। दूसरा ये है कि हमें पूरे विश्व स्तर पर जब हम बात करते हैं तो हमारे देश पे ये लांछन लगाया जाता है कि आपके यहाँ जानवर बहुत ज्यादा हैं और प्रोडक्शन बहुत कम है, और आपका जो मीथेन इमिशन है, मीथेन गैस का जो हम लोग जानवरों के से निकलती है वो भी पूरे उसमें वातावरण में आकर के वो आप एक पोल्यूशन कर रहे हैं। आपके यहाँ जानवर बहुत ज्यादा हैं, जुगाली वाले जानवर बहुत हैं, जुगाली करते हैं वो, दूसरा प्रोडक्शन भी बहुत कम है और आपका जो लोड है
लैंड पे जो लोड है या पृथ्वी धरा पर जो लोड है जानवर का वो बहुत ज्यादा है। तो इस ये जो जानकारी हम गणना के आधार पर करते हैं उसमें हम प्लानिंग पॉलिसीज बनाते हैं। हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनाई हैं जिसमें जैसे में डेयरी उद्यमता विकास योजना के बारे में उसमें ये कहा गया है सबका कि आप पशुपालन से संबंधित जो काम करेंगे, चाहे आप मिल्क प्रोक्योरमेंट का काम करते हैं तो उस पर लोन मिल रहा है, चाहे आप कटड़े पालने का, बछड़े पालने के लिए आप असली देसी नस्ल के बछड़े पालें, आप दुधारू जानवर पालें, आप कोल्ड चेन मेंटेन के लिए अगर आप दूध का धंधा कर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए है। तो ये इस लेवल पे कि हमारे एक तो असली नस्ल के जानवर हमारे पास हों जिससे प्रोडक्शन बढ़े, और इनका नंबर जो है वो जो अनडिस्क्रिप्ट टाइप के नंबर है जिनकी कोई किस्म नहीं है वो नंबर कम हो जाए तो हमारा वर्डन भी कम हो। जी बिल्कुल सही बात है जी। मतलब ये सब चीजें प्लानिंग के लिए सबसे बड़ी बात तो ये कि उनकी पशुओं की गणना की जाती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और आपने बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया। हालांकि एक बार फिर से आपसे हम वादा लेना चाहेंगे कि आप एक बार दोबारा से हमारे कार्यक्रम में आएंगे, जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उनके जवाब भी आप देंगे और लगातार हमारे इस कार्यक्रम में आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जिन्होंने हमें फोन किया, उन सभी दर्शकों का जो टीवी पर हमारे साथ बैठे रहे, और उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने फोन किया पर हमसे बात नहीं हो पाई। अगली बार आप भी फिर से प्रयास कीजिएगा और हाँ, लगातार देखते रहिएगा हमारा एक खास कार्यक्रम अगले सप्ताह आज के दिन आज ही के समय किसी नए एक्सपर्ट के साथ हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। झटपट बनाओ और स्वादिष्ट खाओ। एलिगेंट डिजाइन, वो भी सेफ्टी फीचर्स के साथ। शिखा प्रेशर कुकर। मास्कियो गास्पार्डो का विराट रोटरी टिलर, उच्चतम गुणवत्ता वाली ब्लेड्स, अधिक शक्तिशाली गियर बॉक्स, बॉल बियरिंग्स, अधिकतम टिकाऊ दुस्तरीय संरक्षण किट, टिकाऊ साइड गियर ड्राइव, अधिक मजबूत 3 पॉइंट लिंकेज। मास्कियो गास्पार्डो, ग्रोइंग टुगेदर। कस्टमर केयर नंबर 8444848544। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। दोपहर 1 बजे देखिए खबरों का दंगल। देखिए स्पेशल रिपोर्ट दोपहर 12 बजे और 3:30 बजे। खबरों की दुनिया में रात कभी नहीं होती, क्योंकि खबरें कभी नहीं सोती। सुबह की ताजगी के साथ हम लाते हैं आपके लिए ताजा खबरों की सौगात, सिर्फ न्यूज इंडिया पर। देश से दुनिया तक, गांव से शहरों तक, राजनीति से खेल के मैदान तक, हर खबर की होगी आपको